गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। देखो 7वें चैप्टर का हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा आवेशित कण की चुंबकीय क्षेत्र में गति। यानी कोई आवेशित कण है, वो यदि चुंबकीय क्षेत्र में गति करे तो उस पर कौन कौन से बल लगेंगे, कितना बल लगेगा, उसका अध्ययन करेंगे। देखो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण की गति। तो देखो चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण की गति को समझने के लिए सबसे हम मान लेते हैं कि कोई क्यू आवेश है। यदि ये क्यू आवेश विद्युत क्षेत्र ई में गतिशील हो तो उस पर बल लगता है F बराबर QE, और इस बल को हम बोलते हैं विद्युत बल। ऐसे ही यदि कोई क्यू आवेश V वेग से चुंबकीय क्षेत्र B में गतिशील हो, क्यू आवेश V वेग से चुंबकीय क्षेत्र B में गतिशील हो तो उस पर चुंबकीय बल लगता है Fm बराबर QVB। तो क्यू आवेश विद्युत क्षेत्र में गति करेगा तो QE बल लगेगा, और क्यू आवेश चुंबकीय क्षेत्र B में V वेग से गति करेगा तो उस पर बल लगेगा Fm बराबर QV क्रॉस B। अब यदि इन दोनों बलों को एक साथ सम्मिलित रूप से ले ले, यानी कोई क्यू आवेश विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में, कौन से क्षेत्र में, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में V वेग से गतिशील हो तो उस पर लगने वाला बल कितना होता है, वो होता है F बराबर FE प्लस FM। यानी किसी विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में जब कोई क्यू आवेश विद्युत क्षेत्र E और चुंबकीय क्षेत्र B में V वेग से गति करता है तो उस पर लगने वाला बल F बराबर आता है FE प्लस FM। दोनों के मान रख दें यहाँ पे, तो देखो F बराबर FE का मान है QE प्लस FM का मान है QV क्रॉस B। यहाँ से हम Q को बाहर कॉमन ले सकते हैं तो ये आ जाएगा E प्लस V क्रॉस B। तो देखो जो ये बल आता है ये बल कहलाता है लोरेंज बल। लोरेंज बल यानी लोरेंज एक वैज्ञानिक का नाम है। उस लोरेंज नामक वैज्ञानिक ने बताया कि किसी विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में यदि कोई क्यू आवेश V वेग से गतिशील हो तो उस आवेश पे लगने वाला बल होगा F बराबर QE प्लस QV क्रॉस B। तो QE प्लस V क्रॉस B। इसके बाद में इस चैप्टर में केवल विद्युत चुंबक के बारे में हम पढ़ेंगे। तो जो लोरेंज बल है, लोरेंज बल, केवल चुंबकीय क्षेत्र की हम बात करें तो लोरेंज बल F बराबर आएगा QV क्रॉस B। यानी यहां पे केवल चुंबकीय क्षेत्र को कंसीडर करना है, विद्युत क्षेत्र को कंसीडर नहीं करना। तो केवल चुंबकीय क्षेत्र में लोरेंज बल की बात करें तो वो आएगा F बराबर QV क्रॉस B। इसको हम लिख सकते हैं F बराबर QVB साइन थीटा, जहां थीटा क्या है, जहां थीटा बराबर होगा V व B के मध्य कोण। तो ये ध्यान रखना है, जो लोरेंज बल पूछा जाता है केवल चुंबकीय क्षेत्र में F बराबर QV क्रॉस B, और विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में पूछा जाए तो F बराबर QE प्लस V क्रॉस B, ये आ जाता है लोरेंज बल। अब देखो यहाँ पे जो चुंबकीय बल है ये थीटा पे निर्भर कर रहा है, थीटा V और B के मध्य कोण, यानी थीटा के अलग अलग मानों के लिए F का भी अलग अलग मान होगा। तो यहाँ देखो कौन कौन सी कंडीशन बनती है। पहली कंडीशन हम लेते हैं, जब कण स्थिर अवस्था में हो, स्थिर
अवस्था में हो। स्थिर अवस्था का मतलब है v बराबर 0, वेग का मान 0 हो जाए। देखो वेग 0 हो जाएगा तो F बराबर क्यू वी बी साइन थीटा, तो क्यू 0b साइन थीटा, तो यहाँ 0 हो गया तो बल का मान कितना आएगा 0। यानी कण यदि स्थिर अवस्था में है तो उस पर कोई चुंबकीय बल कार्य नहीं करेगा, ध्यान रखना, ये पहली कंडीशन हो जाती है। इसके बाद दूसरी कंडीशन की हम बात करें, सेकंड कंडीशन आ जाती है जब कण चुंबकीय क्षेत्र के समांतर या प्रति समांतर, समांतर या प्रति समांतर गतिशील हो। यानी हम ये मान लें कण या तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में गति कर रहा है या चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत दिशा में गति कर रहा है। तो देखो इस कंडीशन में होगा क्या, हमारे पास फॉर्मूला है F बराबर क्यू वी बी साइन थीटा। अब यहाँ पे थीटा बराबर या तो होगा 0 डिग्री या होगा 180 डिग्री। तो इस कंडीशन में देखो थीटा F बराबर क्यू वी बी साइन 0 डिग्री, और साइन 0 का मान कितना आता है 0, तो ये भी क्यू वी बी इंटू 0, यानी इस कंडीशन में भी लगने वाला बल कितना आ जाएगा 0। लेकिन देखो यहाँ बल 0 आ रहा है, कण स्थिर अवस्था में नहीं, कण गति कर रहा है, उसके ऊपर लगने वाला चुंबकीय बल 0 है, लेकिन कण गति कर रहा है, यानी वो समान वेग से गति कर रहा होगा, बल 0 हो जाएगा, त्वरित गति नहीं कर रहा। तो पूछ लिया जाता है क्वेश्चन कि जब कण चुंबकीय क्षेत्र के समांतर या प्रति समांतर प्रवेश करे या गतिशील हो तो उसका पथ कैसा होगा, कण किस पथ पे गति करेगा। तो उसके लिए देखो इसका डायग्राम हम देखते हैं। तो डायग्राम ऐसे बनाएंगे, यहाँ तीनों अक्ष लेंगे हम, इसको मानेंगे y अक्ष, और इसके परपेंडिकुलर इधर आएगी z अक्ष, और इधर हम बन लेंगे x अक्ष। उसके बाद यहां तल बनाएंगे हम, बिल्कुल देखो इसके समांतर हो गए, और ऐसे ही इस दिशा में ओ बिंदु, ये तो एक्स वाई तल हो जाता है, ये समतल हो गया, और ये हो जाता है वाई जेड तल। इसमें चुंबकीय क्षेत्र बी को लेते हैं वाई अक्ष पे, चुंबकीय क्षेत्र बी को वाई अक्ष पे, और इस समय वेग की दिशा भी सेम है, क्योंकि यह समांतर या प्रति समांतर होगा तो दोनों सेम दिशा में होंगे। यानी यहाँ पे जो एंगल आता है थीटा, वो थीटा बराबर आता है 0 डिग्री, और इस स्थिति में लगने वाला बल क्या होता है 0। तो देखो कण चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में सीधी रेखा पे गतिशील है, यानी कण के पथ की बात करें तो कण का पथ इस बार होगा रेखीय पथ। कण का पथ क्या आएगा रेखीय पथ। यानी जब कण चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गतिशील हो तो कण का पथ आता है रेखीय पथ। इसकी दूसरी कंडीशन है जब कण चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गतिशील हो, लंबवत गतिशील हो। तो देखो लंबवत की कंडीशन में हम क्या करेंगे, F बराबर क्यू वी बी साइन थीटा। इसमें थीटा बराबर कितना लेना पड़ेगा 90 डिग्री, तो F बराबर क्यू वी बी साइन 90, साइन 90 का मान कितना आता है 1, तो हो जाएगा क्यू वी बी 1। तो यहां से देखो बल का मान आ जाता है क्यू वी बी के इक्वल, यानी ये बल आता है अधिकतम मैक्सिमम। तो जब कण चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गतिशील होगा तो उस पर लगने वाला बल 0 नहीं होगा, इस बार आएगा F बराबर क्यू वी बी,
और ये बल आता है अधिकतम बल, मैक्सिमम बल QVB के बराबर। अब इसके पथ की यदि हम बात करें तो देखो सेम हमें वही डायग्राम ड्रॉ करना है। ये इसके लंबवत आ जाएगा और यहाँ इन दोनों के तल के लंबवत ये वाली अक्ष, ये Y अक्ष है, ये Z अक्ष है और ये X अक्ष है। यहाँ तल बनाएंगे तो इसके समांतर रेखा लेंगे Z अक्ष के, और सेम ऐसे ही एक इसके समांतर रेखा लेंगे। ये दो तल हो गए, ये बिंदु है। तो चुंबकीय क्षेत्र B की दिशा हमेशा Y अक्ष में होगी। अब यहाँ पे इस बार हमें जो वेग है वो लंबवत रखना है, यानी वेग V होगा X अक्ष के लंबवत, सॉरी Y अक्ष के लंबवत X अक्ष की दिशा में, दोनों के बीच में एंगल आएगा 90 डिग्री का। यहाँ पे जो बल का मान होता है वो होता है F बराबर QVB के इक्वल। और यहाँ पे देखा जाता है जो बल की दिशा है, यानी कण XY तल में गति कर रहा है और लगने वाला जो बल है इस XY तल के लंबवत YZ तल में कण वृत्ताकार पथ पे गति करता है। यानी यहाँ पे इसकी गति को जब हम देखेंगे तो देखो वृत्ताकार पथ पे कण पे जो बल की दिशा होगी वो स्पर्श रेखीय होगी, सॉरी वेग की दिशा, ये वेग हर समय स्पर्श रेखीय रहता है, स्पर्श रेखीय। अब यदि यहाँ पे हम ये मान लें कि जो चुंबकीय क्षेत्र भी है वो तल के लंबवत अंदर की ओर है, तो इस पे ये देखा जाता है कि लगने वाला बल इसके केंद्र की ओर अभिकेंद्रीय बल का कार्य करता है। यानी यहाँ पे जो F बराबर QVB है, ये F बराबर QVB बल केंद्र की ओर लगता है, किसी वृत्त के केंद्र की ओर। केंद्र की ओर हमेशा कौन सा बल लगता है? अभिकेंद्रीय बल। यानी कण को वृत्ताकार पथ पे गति करने के लिए आवश्यक अभिकेंद्रीय बल है वो F बराबर QVB के द्वारा प्राप्त होता है। तो यहाँ से हम इस वृत्ताकार पथ की त्रिज्या भी ज्ञात कर सकते हैं। देखो ये बल की दिशा ज्ञात करने के लिए इसी चैप्टर में हम आगे पढ़ेंगे फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम। उस बाएं हाथ के नियम में ये चुंबकीय क्षेत्र को बताएगा, ये धारा की दिशा को बताएगा और ये बताएगा बल की दिशा को। वहाँ से जब हम देखेंगे कि जो धारा की दिशा उसमें यदि हम वेग मान लें तो आसानी से हम F की दिशा यहाँ पे निकाल सकते हैं। चुंबकीय क्षेत्र हमेशा लंबवत होगा और जो बीच वाली उंगली वेग की दिशा को बताएगी तो बल अंदर की ओर आता है। यानी यहाँ पे कौन सा बल लगता है? अभिकेंद्रीय बल। तो यहाँ से एक चीज़ क्लियर हो जाती है कि जो क्वेश्चन बनता है कि जब भी कण चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गतिशील होगा तो कण का पथ कैसा रहेगा? वृत्ताकार पथ। यानी कण वृत्ताकार पथ पे गतिशील होगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। जब समांतर गतिशील होगा तो रेखीय पथ होगा और जब लंबवत गतिशील होगा तो कण का पथ कैसा रहेगा? वृत्ताकार पथ। अब इस वृत्ताकार पथ की यदि हम त्रिज्या ज्ञात करना चाहें तो देखो अभी हमने देखा है कि वृत्ताकार पथ पे कण को गतिशील होने के लिए आवश्यक अभिकेंद्रीय बल चुंबकीय बल द्वारा प्राप्त होता है। यानी यहाँ पे हम कह सकते हैं FC बराबर FM सेंट्रीपिटल फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स। ये FC आएगा mv²/r, जहाँ v क्या होगा? कण का वेग, r पथ की त्रिज्या। ये QVB के इक्वल, v से v कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से देखो r त्रिज्या आ जाती है mv/QB, त्रिज्या का मान। ऐसे यहाँ देखो कण का आवर्तकाल भी हम ज्ञात कर सकते हैं। आवर्तकाल, अब आवर्तकाल ज्ञात करने के लिए देखो आवर्तकाल क्या होगा? कण को एक पूरा चक्कर लगाने में तय की गई दूरी होगी 2πr, 2πr जो वृत्ताकार पथ पे चल रहा है। और इस पूरी दूरी को तय करने में वेग कितना ले रहा है? वो v वेग से गति कर रहा है। तो दूरी बटे वेग समय आ गया। तो t बराबर 2π/v, r का मान यहाँ से रख दो mv/QB, v से भी कैंसिल आउट हो जाएगा। t का मान आ जाएगा 2πm/QB। ठीक है। तो यहाँ से देखो आवर्तकाल के फॉर्मूले को देख के हम कह सकते हैं कि आवर्तकाल का मान कण की वेग पर निर्भर नहीं करता, ना त्रिज्या पर निर्भर करता है ना वेग पर निर्भर करता है। यानी कण जब वृत्ताकार पथ पे गतिशील होगा तो कण के वेग में वृद्धि करने पर इसका आवर्तकाल नियत रहेगा। और आवर्तकाल नियत रहने का मतलब है कि कण के पथ की त्रिज्या लगातार बढ़ती जाएगी।
यदि कण का वेग हम बढ़ा रहे हैं और उसका आवर्तकाल नियत कर रहे हैं तो उसके पथ की त्रिज्या लगातार बढ़ती जाएगी। और इसी कंसेप्ट का यूज हम नेक्स्ट जो टॉपिक पढ़ेंगे साइक्लोट्रॉन, उस साइक्लोट्रॉन में भी यही काम में लेंगे कि आवर्तकाल नियत होगा, कण के पथ का वेग जैसे वेग बढ़ेगा तो उसकी त्रिज्या बढ़ती जाएगी। इसके अलावा देखो आवर्ती हम निकालना चाहें, आवर्ती तो आवर्ती होती है 1 बटा आवर्तकाल यानी 1/T। तो यहां से n का मान आ जाएगा, इसका व्युत्क्रम ले लें हम QB/2πm, ठीक है। और ऐसे ही कोणीय आवर्ती यदि आप निकालना चाहो तो कोणीय आवर्ती क्या होगी, 2πn होगी, ओमेगा बराबर 2πn, ओमेगा बराबर 2πn का मान रख दो QB/2πm, 2π से 2π खत्म तो ओमेगा आ जाता है QB/m, ये हो जाती है कण की कोणीय आवर्ती। तो इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये है कि लंबवत प्रवेश करेगा जब कण का पथ कैसा होगा, वृत्ताकार पथ होगा। थैंक यू। नेक्स्ट इसकी कंडीशन है, ये नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।